हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कैम साइकिल के बारे में, जिसको हम लोग क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने डार्क रिएक्शन पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें भी हमने C3 साइकिल और C4 साइकिल को पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग कैम साइकिल को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो डार्क रिएक्शन होती है उनमें एक इंपॉर्टेंट पाथवे कैम साइकिल भी है। कुछ कैम प्लांट पाए जाते हैं जहां कैम साइकिल चलता है। तो ये कैम साइकिल क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। फ्रेंड्स, हमने देखा था जो CO2 है उस CO2 को रूबिस्को एंजाइम पकड़ता है और RUBP के साथ जोड़ देता है। तब एक 3 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और C3 साइकिल चल जाता है। लेकिन हमने देखा था जब O2 को रूबिस्को एंजाइम पकड़ता है और RUBP के साथ जोड़ देता है तो 2 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग फास्फोग्लाइकोलिक एसिड और C2 साइकिल चलता है। और इस C2 साइकिल में जो कार्बन लॉस होते हैं उन कार्बन को रीजनरेट करने के लिए हमें एनर्जी खर्च करना पड़ता है, इसलिए इसको प्लांट के लिए वेस्टफुल प्रोसेस माना जाता है। तो सारे प्लांट चाहते हैं कि उनमें ये C2 साइकिल ना चले, इसके लिए उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ। जैसे एक मॉडिफिकेशन तो हमने पढ़ा पिछले वीडियो में C4 साइकिल का, कि C4 प्लांट का इवोल्यूशन हुआ और उनमें C4 साइकिल चलता है, C4 के अंदर C3 चलता है। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हैं, या चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से, आप वहां जाकर देख सकते हैं। जैसे C4 साइकिल का इवोल्यूशन हुआ, C4 प्लांट का इवोल्यूशन हुआ, उसी क्रम में कैम प्लांट का भी इवोल्यूशन हुआ और कैम प्लांट के अंदर कैम साइकिल चलता है। तो चलिए समझते हैं ये कैम साइकिल क्या होता है, जिसको हम लोग दूसरा नाम से क्या जानते हैं, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखा हुआ है कैम साइकिल से रिलेटेड। इन थ्योरी को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़िएगा। यहाँ जो बातें लिखी गई हैं, जो जो चीजें लिखी गई है, उन्हीं चीजों को मैं अभी आप लोगों को आगे साइकिल के माध्यम से समझाऊंगा। आप लोग इस थ्योरी में जो बातें लिखी गई है उसको एज इट इज नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। मैं जो आप लोगों को बताऊंगा अभी साइकिल में, उसको अपने शब्दों में लिख लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, पर जो इन्फॉर्मेशन होंगे उसको सही सही लिखना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे साइकिल में देखते हैं और समझते हैं कि कैम साइकिल क्या होता है इस डायग्राम के थ्रू। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो C4 साइकिल होता है वह 2 सेल में चलता है। एक तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं मेसोफिल सेल और दूसरा बंडल शीथ सेल। और ऐसे 2 सेल में C4 साइकिल को क्यों संपादित किया जाता है, क्योंकि मेसोफिल सेल में O2 का कंसंट्रेशन भी रहता है, जिसके कारण रूबिस्को से O2 बाइंड हो जाता है और C2 साइकिल चलने लग जाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए CO2 को पकड़ो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को मेसोफिल से पकड़कर बंडल शीथ में ले जाया जाता है और बंडल शीथ में C3 साइकिल चलाया जाता है। ये होता है C4 साइकिल का पार्ट। उसी प्रकार O2 के कंसंट्रेशन दिन में ज्यादा होते हैं। दिन में O2 के कंसंट्रेशन ज्यादा होते हैं, इसलिए कार्बन को नाइट में ही फिक्स करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है मैलिक एसिड के फॉर्म में, और बाद में उसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो कैम साइकिल है ये 2 अलग अलग समय पर चलता है, नाइट में और डे में। तो कुछ प्रोसेस इसके नाइट के समय चलते हैं और कुछ प्रोसेस इसके डे के समय चलते हैं। तो समझते हैं चलिए इस प्रोसेस को। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक CO2 है उस CO2 को स्टोमेटा के थ्रू अंदर लिया जाता है। जैसे ही स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेरिक CO2 अंदर आएगा, इस CO2 को एक्सेप्ट करता है पेप। पेप मतलब फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड या फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है यह CO2 को एक्सेप्ट करता है और फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ CO2 को जोड़ने वाला जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है पेप्सी, यानी फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये एंजाइम जो है CO2 को पेप के साथ जोड़ देता है, और ये जो पेप है ये 3 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल होता है। तो एक CO2 इसमें जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन हो जाएंगे। तो 4 कार्बन कंपाउंड वाला एक मॉलिक्यूल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन जाता है। एटमॉस्फेयर से CO2 एंटर किया, अब CO2 के एंटर करते ही उसको पेप एक्सेप्ट करता है और पेप को और CO2 को जोड़ने का काम करता है PEPC, यानी फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज। ये जो एंजाइम है ये दोनों को जोड़ करके एक 4 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल बना देता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन चुका है। ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है मैलिक एसिड में। तो मैलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एनर्जी खर्च होता है, वो भी किस फॉर्म में, NADPH2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे NADP प्लस या NADP रिलीज होता है। ठीक है, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है मैलिक एसिड में। फ्रेंड्स,
ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मेसोफिल सेल में और नाइट के समय में चल रही है। तो अब यहाँ पे मैलिक एसिड बन चुका है, तो नाइट के समय में जो मैलिक एसिड बना है, उसमें कई सारे कार्बन हैं, ठीक है? कार्बन कंटेनिंग है मैलिक एसिड। तो इस मैलिक एसिड को वेसिकल में या वैक्यूल में फ्यूज करके रखा जाता है, यानी कि वैक्यूल के अंदर इनको डाल करके मैलिक एसिड को स्टोर करके रखा जाता है रात के टाइम पे, ठीक है? और जैसे ही डे टाइम आएगा, डे टाइम में O2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है, उस समय पर O2 के कंसंट्रेशन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बनाने के लिए, ये जो वैक्यूल में फ्यूज करके रखा गया मैलिक एसिड है, इस मैलिक एसिड को रिलीज कर दिया जाता है वैक्यूल से। अब ये जो मैलिक एसिड है, ये वैक्यूल से बाहर आ गए हैं। ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये कोई अलग-अलग सेल नहीं है, एक ही सेल है, पर इधर डे टाइम को दिखाना है, इधर नाइट टाइम को, इसलिए यहाँ से एक लाइन द्वारा डिवाइड किया गया है, ठीक है? अब मैलिक एसिड वैक्यूल से रिलीज हो जाता है, बाहर आ जाता है। इस मैलिक एसिड को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है NADP मैलिक एंजाइम। तो जो NADP मैलिक एंजाइम है, वो एंजाइम मैलिक एसिड को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो जब मैलिक एसिड को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, इस दौरान CO2 रिलीज होता है। क्या रिलीज होगा? CO2। ये जो CO2 है, इस CO2 को रुबिस्को एंजाइम पकड़ता है और रुबिस्को एंजाइम RUDP यानी राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट के लिए दे देता है, और राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट के लिए दे देगा, तो यहाँ से C3 साइकिल चलने लगता है। क्या बनेगा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा और C3 साइकिल चलने लगेगा। मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड बनने पर जो CO2 रिलीज हुआ, उस CO2 को हम लोग C3 साइकिल में यूज कर लेते हैं। अब C3 साइकिल से जो प्रोडक्ट बनता है, वह प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है, इसमें से जितनी ग्लूकोज एनर्जी के रूप में यूज करना होता है, उतनी ग्लूकोज तो प्लांट एनर्जी के रूप में यूज करता है, और जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। अब जो स्टार के फॉर्म में स्टोर ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जैसे ही नाइट का समय आता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने आइसोमर फॉर्म फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब फॉस्फेट 6 फॉस्फेट से इनमें और एक फॉस्फेट जोड़ दिया जाता है, तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है। 3 फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, और 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एक फॉस्फेट को हटा देने से, जो पहले पोजीशन में है, उस फॉस्फेट को हटा देने से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनते हैं, और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से तीसरे पोजीशन के कार्बन पर जो फॉस्फेट है, जैसे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन है, उसमें तीसरे पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है। तो जो तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप है, उसको हटा करके दूसरे कार्बन पर कर दिया जाता है। उसको हम लोग बोलेंगे 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि अभी दूसरे पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप है। अब इनमें से फॉस्फेट को हटा दिया जाएगा, तो जो कंपाउंड बनेगा वह कंपाउंड होता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, पैप। फॉस्फोइनोल पायरुवेट भी इसको कहते हैं। ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, ये वापस से CO2 को पकड़ेगा और वापस से इसी कैम्प साइकिल को रन कराएगा, ठीक है? इस तरीके से कैम्प साइकिल चलता है, और यहाँ पे C2 साइकिल को प्रिवेंट किया जाता है। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक CO2 को स्टोमेटा से अंदर लिया जाता है, और जैसे ही CO2 अंदर आती है, उसको पकड़ता है पेप यानी फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। इस पेप को और CO2 को जोड़ने का काम करता है पेप्सी यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, CO2 को जोड़ देता है पेप के साथ, तो 4 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, यहाँ पे एनर्जी खर्च करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है मैलिक एसिड में। अब ये मैलिक एसिड को रात के समय स्टोर करके रखा जाता है वैक्यूल में या वेसिकल में। जैसे ही डे टाइम आती है और O2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो CO2 का कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए या ज़्यादा बनाए रखने के लिए मैलिक एसिड को रिलीज कर दिया जाता है वैक्यूल से, और ये जो मैलिक एसिड है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुविक एसिड में। यहाँ पे इसको पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है NADP मैलिक एंजाइम, और इस प्रोसेस के दौरान CO2 रिलीज होता है। इस CO2 को दे दिया जाता है C3 साइकिल के लिए, तो CO2 के द्वारा C3 साइकिल चल जाता है, और C3 साइकिल जैसे चलेगा, तो C3 साइकिल में जो प्रोडक्ट बनता है वह होता है ग्लूकोज, और C3 साइकिल में ग्लूकोज बना, तो जितनी ग्लूकोज की आवश्यकता है प्लांट को एनर्जी बनाने के लिए, उतनी ग्लूकोज का तो वह यूज करेगा, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचेगा उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। जैसे ही रात का समय आता है, इस स्टार्च को तोड़ा जाता है, और स्टार्च से तोड़ने पर ग्लूकोज वापस से बनता है। उस ग्लूकोज में फॉस्फेट जोड़ देने पर बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, वह अलग अलग फॉर्म से होते हुए वापस से
फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना लेता है और ये जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट फिर से CO2 के साथ बाइंड होकर मैलिक एसिड बनाएगा और इस तरीके से वापस से ये जो कैम साइकिल है, इस साइकिल को रन कराएगा। तो इस तरीके का प्रोसेस चलता है कैम साइकिल में। इस प्रोसेस के चलने पर C2 साइकिल नहीं चल पाता है क्योंकि यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा बना रहता है। ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो लोग इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच सके।